जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाक्य जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो यह जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यह हिंदी का जो है एक प्रमुख भाग बन जाता है जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है आपको पूरा का पूरा वाक्य के बारे में और वाच्य के बारे में दोनों का जो है यहाँ जिक्र किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वाक्य जिसको सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें हम आपको खास कर बता देते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो है यह पॉइंट ऐड हो गया है जो कि 1 नंबर का आएगा, कंफर्म है। और उसके साथ वाच्य आएगा जो कि वो भी 1 नंबर का ही आएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर उनको मिलने वाले हैं और जो कंपटीशन वाले हैं उनके लिए तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है वाक्य किसे कहते हैं। कई सारे शब्दों को जब एक रूप में, एक क्रमबद्ध रूप में रख दिया जाता है, एक निश्चित अर्थ निकल आता है, उसी को तो वाक्य बोलते हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं। तो वाक्य को जो है अंग्रेजी में सेंटेंस कहा जाता है। सार्थक शब्दों के समूह से जब एक विचार का स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति होता है तो उसे ही समूह कहा जाता है। इस तरह सरल भाषा में कहें तो सार्थक शब्दों के समूह को ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। और वाक्य में प्रयोग होने वाले जो शब्द समूह होते हैं उनको पद कहा जाता है। ठीक, तो जैसे हमने बोल दिया कि राम जाता है, ठीक है, क्या बोल दिया? राम जाता है। तो यहाँ पर जो है यह एक क्या है? वाक्य है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं पद क्या है, तो जो पद है, राम एक पद है, जाता एक पद है एक पद है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया राम, तो ये जो राम है यह शब्द है ना कि पद है। जब वाक्य में जो है कई सारे शब्द रहते हैं तो उनमें जो भी एक एक शब्द होते हैं उनको पद कहा जाता है, लेकिन जब अलग कर दिया जाता है तो उनको शब्द कहा जाता है। तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। और बात करते हैं इसमें, तो हिंदी व्याकरण में जो है भाव और भावार्थ के आधार पर जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक, चलिए वाक्य के अब अंग की बात करते हैं। तो जो वाक्य के अंग हैं, ठीक है, अंग का मतलब कोई बड़ा चीज है उसमें से एक छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, तो उसको अंग बोला जाता है। तो वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। तो ये आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य है और विधेय है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो जो सब्जेक्ट है वह उद्देश्य है और जो प्रेडिकेट है वह विधेय है। ठीक, और उसमें वर्ब यानी क्रियाएं तो होती हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के 2 अंग हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या होता है। तो जब वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। इस तरह वाक्य में कर्ता ही जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। यानी हम जिनको सब्जेक्ट बोलते हैं वही उद्देश्य होता है, क्योंकि उसी के बारे में सारी चीज़ें कही गई होती हैं वाक्य में। लेकिन अगर कर्ता के साथ कोई विशेषण जुड़ा हुआ है या विशेषण शब्द जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर उसे कर्ता का विस्तारक मानकर उसे भी उद्देश्य के अंतर्गत ही शामिल कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कैलाश विद्यालय जाता है, तो जो कैलाश है यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। और जो विद्यालय जाता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक, यह लंबा लड़का, तो यहाँ पर लंबा जो लड़का है यह क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। इसमें बताया गया ना विशेषण शब्द अगर जुड़ा है तो पूरे विद्यालय में हमेशा प्रथम आता है, तो यह जो है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक, तो उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से देखा जाए तो केवल कैलाश ही क्या है? उद्देश्य है। लेकिन वहीं दूसरे उदाहरण में बात करते हैं तो कर्ता लड़के के साथ विशेषण शब्द लंबा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्ता का विस्तारक होगा और यहाँ पर जो है लंबा लड़का, दोनों ही उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, उद्देश्य के जो है अन्य उदाहरण तो आप जान सकते हैं। राधिका बहुत अच्छी है, मोहन हमेशा सबकी मदद करता है, उसकी बहन प्रिया आज शहर से जो है वापस आने वाली है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वाक्य के जो अंग हैं उसमें विधेय की, जो दूसरा। ठीक है, तो किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को जो है दर्शाने वाले शब्दों को विधेय कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कैलाश से ही दौड़ रहा है, तो कैलाश को छोड़ दो तो जितना ये बनता है ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट को आप छोड़ देते हो तो जितना भी पार्ट बचेगा वाक्य का वो सभी क्या होगा?
विधेय होगा यानी प्रेडिकेट होगा। इस तरह वाक्य में जो है क्रिया के संबंध में कुछ भी कहा जाए तो वह विधेय कहलाता है। और विधेय के अंतर्गत जो है वाक्य में प्रयोग क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक और पूरक का विस्तारक भी शामिल होता है। ठीक, उदाहरण की बात करते हैं तो कैलाश कब से ही दौड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। तो उपयुक्त जो है तीनों उदाहरण में, यहाँ पर हमने 2 उदाहरण दिया है, दोनों उदाहरण में जैसे कि दौड़ रहा है, कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है, यह सभी जो है विधेय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो विधेय के अन्य उदाहरण हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाक्य के भेद की। अभी तो हमने बात किया वाक्य के अंग की, तो अब बात करेंगे वाक्य के भेद की। तो जो वाक्य के भेद होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं। वैसे आपको अधिकतर 2 ही मिलेगा देखने को। ठीक है, कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। वो कौन कौन सा मिलेगा? तो अर्थ के आधार पर और जो है संरचना के आधार पर। ठीक है, और क्रिया के आधार पर आपको नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद और संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो जो क्रिया के अंतर्गत आता है इसको क्या किया जाता है? अलग करके वाच्य बना दिया जाता है, यानी वॉइस कर दिया जाता है। ठीक है, तो वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक, चलिए अब अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के भेद कितने हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो वाक्य को जो है अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। तो यह आप याद रखेंगे। कि नाम नहीं याद आते हैं तो भी थोड़ा चलेगा, लेकिन कितने होते हैं ये जरूर याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो विधानार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, विस्मय बोधक, प्रश्नार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, ठीक है, और निषेधात्मक, ये सभी जो हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ठीक, अब चलिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं स्पेशली। तो पहला जो है क्या है? विधानार्थक। ठीक है, विधानार्थक तो जिस वाक्य में जो है किसी कार्य के होने का बोध होता है वहाँ पर जो है विधानार्थक वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है, यानी कार्य हो गया है। जैसे मोहन बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, और गीता खाना बना रही है। तो यहाँ पर दोनों में क्या किया जा रहा है? कार्य के होने का पाया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा जो है वाक्य के भेद के अंतर्गत वह है आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, जब किसी वाक्य में आदेश या आज्ञा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि तुम जाओ और मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, 1 गिलास पानी लेकर आओ। तो यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है। बहुत ठंड है, पंखा बंद कर दो, यह भी जो है आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा देखिए कि प्रश्नार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। और इसमें आप पहचान ही सकते हैं, लास्ट में क्या लगा रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तो तुम कल शाम बाजार में क्या कर रहे थे? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? इन दोनों जो वाक्य हैं कैसे हैं? प्रश्नार्थक जो है वाक्य हैं। ठीक, 4th नंबर है कि इच्छार्थक वाक्य। जब वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, दुआ, बद्दुआ, शाप जैसे भाव का बोध होता है तो उसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि ईश्वर तुम्हें हर प्रयास में सफलता दे। ठीक है, तो यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य प्रयोग हुआ है। नया साल तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यहाँ भी इच्छार्थक वाक्य दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। 5वां यहाँ पर आता है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में जो है संदेह का भाव उत्पन्न होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। संदेह उत्पन्न हो रहा है तो उदाहरण देखिए कि शायद कोई कल मेरे घर पर आएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संदेह व्यक्त किया जा रहा है, शायद ही। ठीक है, हम शायद कल घूमने जा सकते हैं, आज बारिश हो सकती है। ये सभी क्या हैं? संदेहार्थक वाक्य हैं। ठीक, 6ठा नंबर देखिए निषेधात्मक वाक्य। तो जब किसी वाक्य में कोई भी चीज करने या होने की मनाही की जाए, यानी मना कर दिया जाए, या वाक्य में जो है निषेध उत्पन्न हो तो उसे जो है निषेधात्मक वाक्य कहते हैं।
तो जैसे कि बिना टिकट के सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं हो सकता है, तो यह निषेधात्मक है। मुझे यह खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मीना से चाय मत बनवाओ, उसे चाय बनाना सही से नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सभी में नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यह जो है निषेधात्मक वाक्य हो गया। 7वां नंबर आता है, देखिए क्या, संकेतार्थक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य का क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर जो है निर्भर करता है, तो उसे जो है संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य हेतु जो है वाचक वाक्य भी कहा जाता है, यानी संकेतार्थक वाक्य को जो है वाचक वाक्य भी कहा जाता है। ऐसे वाक्य में जो है शर्त का भाव उत्पन्न होता है, यानी इसमें जो है शर्तें लागू होती हैं। उदाहरण, यदि इस छुट्टी में भैया घर आएंगे तो हम सब घूमने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, शर्त उत्पन्न की जा रही है। तुम पास में रहते हो तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ भी एक शर्त है, अगर इस बार बारिश अच्छी होगी तो अच्छे से खेती हो जाएगी। यहाँ पर भी एक शर्त है, इसलिए यहाँ पर जो है संकेतार्थक वाक्य प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए 8 नंबर वाक्य देखिए, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। तो जिस वाक्य में जो है आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वाह, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वही विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। वाह, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह, हम इस खेल में हार गए। अरे नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। तो यह सभी जो हैं कौन से वाक्य हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा मिलेगा, ठीक है। अधिकतर बहुत ही कम होगा कि जहां पर नहीं मिलेगा, नहीं तो ये चिन्ह आपको मिलना तय है, ठीक। चलिए, यह तो जो है वाक्य के भेद हो गए जो कि 8 थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया के आधार पर जो है वाक्य के भेद। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो क्रिया के आधार पर जो है वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, और वो इन भेदों को जो है वाच्य भी कहा जाता है। तो हमने अभी आपको बता दिया कि जो है वाच्य को अलग करके रखा गया है, इसमें नहीं शामिल किया गया है, लेकिन हम आपको इसी के जरिए बता दे रहे हैं। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक। क्रिया के जिस रूप से किसी भी वाच्य में पता चले कि कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसी को वाच्य कहते हैं। यानी कि कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता उत्पन्न हो रही है, उसी को जो है वाच्य कहा जाता है। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। तो यहाँ पर इनके 3 भेद इस प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यह 3 प्रकार हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो कर्तृवाच्य, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में देखिए कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के वचन या उसके लिंग का निर्धारण उसे वाक्य के कर्ता के लिंग या वचन पर आधारित हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य में जो है कर्ता के लिंग एवं वचन में परिवर्तन करते ही वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के वाक्य में जो है क्रिया सकर्मक और अकर्मक हो सकती है, ठीक है। तो यह आप याद रखेंगे। हम साधारण भाषा में अगर कहें कर्तृवाच्य क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। तो यह आप याद रखेंगे। जैसे उदाहरण के जरिए हम यहाँ पर समझ पाएंगे अच्छे से कि मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। किसमें? मोहन में, आपको पता ही है। गीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है। या फिर अन्य उदाहरण बात करते हैं कर्तृवाच्य के अंतर्गत, जैसे कि बच्चा दौड़ता है, राधा जाती है, मैं खाता हूँ, मोहन गाता है। ये सभी जो है कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं, ठीक। यानी कि जहाँ पर देखा जाए सब्जेक्ट अकेले पाया जाता है, वहाँ पर विशेष अन्य कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, ठीक। चलिए कर्मवाच्य की बात करते हैं। तो कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म की प्रधानता होगी। तो चलिए
जब किसी वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया के लिंग या वचन का निर्धारण कर्ता के लिंग या वचन से न होकर कर्म के लिंग या वचन पर आधारित हो तो उसे जो है कर्मवाच्य कहा जाता है। इस तरह ऐसे वाक्य में अगर कर्म के लिंग या वचन में परिवर्तन होता है तो क्रिया के लिंग या वचन में भी परिवर्तन होता है। कर्मवाच्य में जो है सदैव क्रिया जो होती है कैसी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, तो उदाहरण और अन्य भाषा में जान लेते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्म का जो है बोध होता है उसे ही कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक, चलिए उदाहरण, रूही के द्वारा जो है विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, विज्ञान। ठीक, और उसके बाद दूसरा है रूही के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, तो स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है किसमें, हिंदी में। या फिर अन्य उदाहरण की बात करते हैं तो बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, मैदान हो गया। राधा द्वारा गाना गवाया जाता है, तो यहाँ पर गाना हो गया। मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, तो यहाँ पर खाना हो गया। ठीक है, मोहन द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ पर आम हो गया कर्मवाच्य के रूप में, यानी कि कर्ता से किसी प्रकार का विशेष ज़्यादा संबंध नहीं होता है, कर्म से संबंध होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग और वचन का परिवर्तन वाक्य में प्रयुक्त कर्ता या कर्म पर निर्भर न करता हो तो उसे जो है भाववाच्य कहा जाता है। यानी कि न तो जो है कर्ता पर प्रभाव पड़ता है न तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वह उसमें केवल भाव ही व्यक्त होता है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। इस तरह ऐसे वाक्य में अगर कर्ता या कर्म के लिंग और वचन में परिवर्तन करने पर भी वाक्य की क्रिया पर प्रभाव न पड़े तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में जो है क्रिया सदैव अकर्मक होती है। ठीक है, कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है, यानी किसी प्रकार का काम नहीं पाया जाता है। ठीक, और साधारण शब्दों में बात करें भाववाच्य क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूपांतर में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है उसे जो है भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, तो इसमें क्या है, भाववाच्य की प्रधानता है, उसमें क्या प्रकट किया जा रहा है, भाव, कि मुझसे खाया नहीं जाता है। राधा से गाया नहीं जाता है, राम से बैठा नहीं जाता है। ठीक है, या फिर जो है राधिका से चला नहीं जाता है, रमेश से नहीं पढ़ा जाता है। इसमें इन सब में क्या है, भाववाच्य है। यानी कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो इसमें नहीं का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, किसमें, भाववाच्य में। ठीक, चलिए ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा संरचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य के भेद क्या हैं, तो 2 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जो वाक्य के भेद हैं 2 कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से, तो जो है रचना या स्वरूप की दृष्टि से जो है, अर्थ की दृष्टि से हो गया। ठीक है, और क्रिया की दृष्टि से हो गया। अब हम बात करते हैं रचना या संरचना के आधार पर जो है वाक्य के भेद की। तो जो है संरचना के जो है आधार पर जो वाक्य के भेद हैं कितने हैं, तो इसके भी 3 हैं। कौन कौन से हैं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। तो यह 3 भेद हैं संरचना या फिर रचना या फिर स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो चलिए बात करते हैं। तो सरल वाक्य, पहला वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है रचना की दृष्टि से। तो जब किसी वाक्य में एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। हालांकि अगर किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता है लेकिन उन सभी के द्वारा एक समान कार्य किया जाता है तब भी वहाँ पर क्या होगा, सरल वाक्य ही होगा। या फिर जो है वाक्य में एक से अधिक कार्य हो रहे हों लेकिन एक ही कर्ता है तभी समस्त कार्य को जो है एक ही विधेय माना जाएगा। ठीक, उदाहरण के जरिए समझते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। मोहन अच्छा गाता है, तो यहाँ पर मोहन ही अकेला है और उसी के द्वारा काम भी किया जा रहा है, तो यह सरल वाक्य है। मीना खाना बना रही है, रोहन टेलीविज़न देख रहा है, इन सभी में क्या है, सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य है। तो यह जो है आप याद रखेंगे। बच्चा दूध पीता है। ठीक, श्रेया गेंद से
खेलती है, तो इन सभी में क्या है, तो यहाँ सब में क्या है, सरल वाक्य है यानी कि साधारण योग हुआ है। चलिए उसके बाद बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसमें हर एक उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। अगर किसी भी उपवाक्य को हटा दिया जाता है तो दूसरे वाक्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के जरिए हम समझेंगे कि जो संयुक्त वाक्य होता है यह क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि इन तमाम उपवाक्य को संयोजक शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे कि लेकिन होता है, परंतु, किंतु, परंतु, तथा, और, या, एवं, अथवा, बल्कि, अतः आदि ये सभी क्या हैं, उपवाक्य हैं। इनको जोड़ दिया जाए तब भी विशेष फर्क नहीं और हटा दिया जाए तब भी विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी लेकिन अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेकिन है, यहाँ पर हम कह दें मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी, अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया, कॉमा लगा देते, यहाँ लेकिन लगाते या न लगाते, तो इसलिए यहाँ पर विशेष कोई इसका जो है अर्थ नहीं आता है, चाहे हटा दें चाहे लगा दें। तो यह जो है हमारा कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य इसमें मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी एक वाक्य हो गया, अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया यह भी एक वाक्य हो गया, यानी कि पूर्ण है, इनका अर्थ निकल रहा है। ठीक, दूसरा उदाहरण, तुमने जो भी कुछ कहा और तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी कहा, दोनों कथन में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ और के माध्यम से दोनों को जोड़ा गया है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं खुद तुम्हें बताने आ रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। जैसे और मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक, चलिए अब इसमें बात करते हैं तीसरे वाक्य की, जो कि रचना की दृष्टि से है तो मिश्रित वाक्य है। तीसरा, ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के अतिरिक्त अन्य उपवाक्य भी जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य जो होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और शेष जो होते हैं आश्रित वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में जो है प्रधान उपवाक्य को जो है अन्य आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए कई सारे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन से योजक शब्द हैं? तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों के द्वारा जो है मिश्र वाक्य के उदाहरण संपन्न होते हैं। मिश्र वाक्य में जो है जितना उतना, जब तब, जैसा वैसा, कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जिधर उधर, जितनी उसकी, जो सो वह जैसे योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? तो मिश्र वाक्य में। अब मिश्र वाक्य उदाहरण देखते हैं। तो रोहन ने पूरे कक्षा में अफवाह फैलाई कि तो यह जो की है ये क्या है? मिश्र वाक्य को दर्शा रहा है। उसने कल रात भूत देखा था। ठीक, दूसरा उदाहरण है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत आज के समय में बहुत जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? मिश्रित वाक्य है। जो मेहनत करेगा वह अवश्य ही सफल होगा। तो यहाँ पर जो है वह के माध्यम से जो है मिश्रित वाक्य बनाया गया है। ठीक, और उदाहरण की बात करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह साइकिल मेरी है। ठीक, या फिर जो मेहनत करता है वह फल पाता ही है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो इन सभी में क्या है? मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो यह बिंदु आपको याद हो गया होगा। तो यह जो है हमारा वाक्य का जो सेशन है कंप्लीट हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से वाक्य के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अन्य लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, जिनसे उनको भी यह लाभ प्राप्त हो सके। तो यह जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी था और जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए था, वाक्य के बारे में और वाच्य के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।